आ रहा है। कि पहली गुजारिश तो ये है कि शाह साहब को जिस केस में फंसाया गया है और उसमें मुसलसल केस को डिले किया जा रहा है। पहली तो बात यह है कि उस केस का रेफरेंस फाइल हो गया, एडिशनल रेफरेंस फाइल हो गया। अब शाह साहब को क्यों बिठाए बैठे हैं, जेल कस्टडी में क्यों रखा गया है, जबकि आला अदालतों के बार बार फैसले आए हैं कि अगर किसी के बारे में उसका चालान सबमिट हो गया है या उसका ट्रायल शुरू हो गया है तो फिर ट्रायल तो पता नहीं कितना चिर चलेगा, कितना अरसा चलेगा, लेकिन उसको में रखना प्री ट्रायल जो है एक तरह की सज़ा है जो बड़ी बड़ी नामुनासिब है। और हम ये कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि ये बेनामी बेनामी के नारे लगाने वाले खुर्शीद शाह साहब इस शहर के ही नहीं इस मुल्क के मौसमों में शामिल हैं। उस बंदे की बड़ी कंट्रीब्यूशन, लिहाजा उनको एक ख़ास पर्पज़ के लिए जेल में रखा गया है ताकि वो पाकिस्तान की अपोजिशन को वो जो बाइंडिंग है वो फराहम ना कर सके और उनका अपने तजर्बे की रोशनी में वो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह हमें तवक्को है कि जल्द इंसाफ होगा। और बड़े दुरुस्त कहते हैं ना कि इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये 1.5 साल बाद कुछ लोग जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं। हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में अब उनकी बेल भी हो जाएगी और ये जो केसेस हैं ये अपनी मौत मरेंगे और खुर्शीद शाह साहब दोबारा हमारे साथ होंगे। हुकूमत ही गुजरा और हुकूमत बहुत खुश नजर आ रही है कि इस्तीफे जो है वो मतलब नहीं आ सके और जो पीडीएम ने बड़ा दावा किया था वो अपने दावे से पीछे चले। पीडीएम ने ये कहा था कि हम जाकर अगर वजीर आज़म ने इस्तीफा नहीं दिया तो हम अपने इस्तीफा उनके मुंह पे मारेंगे। ना वजीर आज़म ने इस्तीफा दिया है ना ही उनके मुंह पे इस्तीफे मारे गए। देखिए, पहले तो आपने सवाल कर दिया, सो जो मेरा असल मौजू था वो रह गया कि एक हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम पे महंगाई का एक बम मार दिया और दूसरे बम मारने की तैयारियां हैं। यूं तो इस तरह के पटाखे रोज़ छूटते हैं, कभी चीनी की कीमत बढ़ती है, कभी तेल की कीमत बढ़ती है, कभी खाने पीने की अशिया की कीमत बढ़ती है, कभी आटा बढ़ता है। नहीं बढ़ती तो तनख्वाह नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती तो आमदन नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ता तो लोगों का कारोबार नहीं बढ़ता और दिन ब दिन रोज़गार नहीं बढ़ता और लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन तंग हो रही है। यही वजह है कि हम हुकूमत के तमाम अक़दामात को एक तरफ, लेकिन इसके अक़दामात जिसके नतीजे में महंगाई आई है हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, मुस्तरद करते हैं। और ये कैसे हुक्मरान हैं, हमें भी हमारे जब हुकूमतों में थे तो हमें भी ये बाबू जो आते हैं ना, ये बैरूनी मुल्कों से और अपनी ब्यूरोक्रेसी होती है, वो आपको यही कहती है कि ये इक़दामात उठाएंगे, 4 साल बाद आपकी इकॉनमी टर्न अराउंड करना शुरू कर देगी, 5 साल बाद ये होना शुरू हो जाएगा। वो भाई, इस मुल्क की 60-70% आबादी के घर में आज खाने को नहीं है। आज वो नौजवान जो डिग्रियां हाथों में पकड़े हुए अपने वालिदैन को सपोर्ट नहीं कर सकते, आज अपनी वो वालिदैन के साथ अपने घर को चलाने में मदद नहीं कर सकते, उन्हें 5 साल बाद की नौकरियों के दलील दे रहे हो। जिनके घरों में आज बीमारी है, 5 साल बाद की बातें उनसे कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए इस तरह की पॉलिसियां बनाते हुए। और यही होता है अवामी हुक्मरानी कि आप हालात ज़रूरतों को साथ मिलाते हैं और दरमियान में से रास्ते निकालते हैं। अगर महंगाई बढ़ती है तो आप लोगों को रिलीफ भी देते हैं। ये ड्रामे कि कभी पहले कहते थे वज़ीर आज़म असम्बली में आएगा, वहाँ तो आया नहीं, अब कहते हैं वज़ीर आज़म अवाम के सामने। क्या टेलीफोन चार्ज करके अब सस्ती शोहरतों के ज़रिए अवाम की भूख मिट जाएगी, अवाम के मसले हल हो जाएंगे? हम इनके इस अमल के शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक पीडीएम के इस्तीफ़ों का है, पीडीएम ने क्या कहा था? एपीसी में पीडीएम बनाई गई, उस एपीसी की होस्ट पीपल्स पार्टी थी और उसमें एक यादाश्त लिखी गई जो एक फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, उसमें 26 पॉइंट्स हैं। उसमें तज्जिया किया गया कि ये हुकूमत क्या है, इसने क्या क्या किया है, पाकिस्तान के ऊपर किस तरह मुसल्लत की गई है और अब इसको क्यों जाना चाहिए, और जाने के ज़रिए भी बताए। और उसके लिए बताया कि हम जद्दोजहद करेंगे, हम जमहूरी और सियासी और आइनी जद्दोजहद करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, असम्बलियों के अंदर और बाहर इन पर दबाव बढ़ाएंगे, हम अदालतों में इनके केस लेके जाएंगे, हम इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
یہ یادداشت ہے. ہم نے بلاول صاحب نے جو بات کی اس سے باہر نکل کے نہیں کی اور یہ کہا کہ ہم تجویز لے کے جائیں گے اپنے دوستوں کو, ساری جماعتوں کو اس پہ کنونس کریں گے. آج بھی غور کیجئے, ہم اپنے دوستوں کے پاس جائیں گے, ہمیں امید ہے کہ ہم ان کو قائل کر لیں گے. یہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جس طرح میں یہاں کھڑا ہوں تو میں آپ کے سوالوں کے جواب میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو پی ڈی ایم کا ایجنڈا نہ ہو یا پی ڈی ایم کے طے کردہ اصول نہ ہو تو وہ پیپلز پارٹی کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے. اس طرح باقی جماعتوں کی قیادت بھی ہے, وہ اپنی بات اگر کرتے ہیں پی ڈی ایم کی بات اس کو کنسیڈر کیا جائے جس پہ ساری جماعتوں کی قیادت کسی یادداشت کی صورت میں سائن کرتی ہے, کیونکہ ہم 11 جماعتیں ہیں. ہم سارے آپشنز کھلے رکھ کے آج بھی چل رہے ہیں. اور یاد رکھیے, سینٹ کے انتخابات کو روکنے کا جب بات ہوئی اور بائی الیکشنز کو بائیکاٹ کرنے کا جب بات ہوئی تو ہم نے کہا جی یہ بلاک نہیں ہوگا. ہمارا ایکسپیرینس, ہم باقی ساری جماعتوں کی بھی عزت کرتے ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کی تاریخ میں, لیکن پیپلز پارٹی جمہوری تاریخ کے لیے آمروں کے خلاف لڑنے, طاقتوروں کے خلاف لڑنے, اس ملک کی اجارہ داریوں کے خلاف لڑنے کی اور مار کھانے کی اور قربانی دینے کی سب سے بڑی تاریخ کی ضامن ہے. ہم نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ عرض کیا کہ یہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم سینٹ کا الیکشن روکیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پی ڈی ایم سینٹ کو نہیں توڑوانے کا مطالبہ کر رہے, ہم سینٹ کی بات نہیں کر رہے. سو ہم نے گزارش کی کہ ہم اپنی سی سی میں فیصلہ کریں گے. ہم نے سی سی میں بیٹھ کے اس پہ بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشنز کی اور واپس آ کے پی ڈی ایم کو اپنا قانونی نقطہ نظر اور اپنا سیاسی نقطہ نظر دیا. ہم مشکور ہیں کہ ہماری ساری جماعتوں نے اس کو قبول کیا. بلکہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, میاں نواز شریف صاحب نے, محمود خان اژکزئی صاحب نے, شیرپاؤ صاحب نے, اے این پی والے ضمیر حیدر خوتی صاحب نے, ساری جماعتوں نے, ڈاکٹر مالک صاحب, سب نے اس بات کو اقرار کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل درست ہے اور بائی الیکشن میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے اور سینٹ کے انتخاب میں بھی حصہ لیا جا رہا ہے. بین ہی ہم نے یہی کہا چیئرمین صاحب نے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ آپشن جو ہمارا تحریر شدہ جو پوائنٹس ہیں یہ اس کا حصہ ہے, اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور ایک جو اس پہ بحث ہوتی ہے نا, یہ اگر وہاں ڈیٹیل بات کریں گے, یہ جو بحث ہوتی ہے کہ جی نمبر نہیں ہے, نمبر حکومتوں کے پاس ہی ہوتے ہیں, یہ بات درست ہے. جو تعداد ہے وہ حکومت کے پاس زیادہ تعداد ہوتی ہے اس لیے حکومت ہوتی ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن آپ نے ابھی صرف نام لیا ہے عدم اعتماد کا, ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو کل تک ڈیولپمنٹ فنڈ کو گالیاں دیتے تھے اور حرام کہتے تھے اور اس کو برائی کی جڑ کہتے تھے, کرپشن کی, آج خان صاحب ایم این ایس کو بھی خزانے کھول بیٹھے ہیں, ایم پی ایس کو بھی کھول بیٹھے ہیں. آج چیف منسٹر پنجاب کو بھی یاد آیا کہ یہ ایم پی اے میرے دست و بازو ہیں. اور آپ کو یاد دیکھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں بڑے عرصے سے دکھے بیٹھے تھے, کل وہ بھی پھٹ پڑے. تو ابھی ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس حکومت کے درمیان بہت سارے کریکس ہیں, ان کے اتحادیوں میں, ان کی اپنی جماعت کے اندر, تو ابھی تو ہم نے صرف نام لیا ہے تو کریکس کھلنے شروع ہو گئے ہیں. جس دن تحریک پیش ہوئی آپ دھماکے سنیں گے انشاءاللہ. بہرا صاحب کیمرہ نے بول کے خلاف بڑی بھائی ہمارے بول کا پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ تھا, پی ڈی ایم کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم استعفیٰ دیں گے, پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے. تو کیا اب پیپلز پارٹی کے اس پہ عمل کیا جائے گا یا پی ڈی ایم کا؟ کل چیئرمین صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, آج سارے اخبارات میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی چل رہا ہے, آپ ضرور دیکھ لیجئے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اگلی جو میٹنگ ہو رہی ہے 4 تاریخ کو, اس میں فیصلہ کریں گے. جو ہماری ڈیڈ لائن گزر گئی, اب فیصلہ کریں گے کہ لانگ مارچ ہوگا اور جو عدم اعتماد کی تحریک, اس میں ہم نے کون سا سٹیپ پہلے لینا ہے. یہ تو آلریڈی فیصلہ موجود ہے, ہم کسی پوائنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہاں اگر کوئی فیصلہ ایسا ہو گیا جس میں کریکشن کی ضرورت ہے, تو اگر آپ کا سمت اور ہدف کلیئر ہے اور اسی طرح آپ قائم ہیں اور آپ اپنی کسی فیصلے کے اندر کچھ سلائٹلی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, مثلاً ہمارے جلسے جلوس جاری ہیں لیکن درمیان میں پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں فوگ آ گئی, بہت زیادہ ٹھنڈ شروع ہو گئی, تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی 15-20 دن مہینہ آگے کر لیا جائے اس ڈیٹ کو, تو یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے. ہمارا ہدف نہیں بدلا, ہم نے یو ٹرن نہیں لیا, ہم نے اپنی صرف پالیسی میں ایڈجسٹمنٹ کی ہے. یو ٹرن والے اور ہیں,
सर वो पेम्ब्रा ने बोल पर भी पाबंदी आयद कर दी कि जी आप पीडीएम के लाइव जलसे बगैर वक्फे के कैसे दिखा रहे हो, और जुर्माना भी आयद किया हुआ, उसकी नशियात मुअत्तल की। आप क्या समझते हैं, क्या इजहार राय की आज़ादी को कुचला जा रहा है? देखिए, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना, ये फाशिज़म की आला मिसाल है। और फाशिज़म का कमाल ये होता है कि वो आता तो असम्बलियों के ज़रिए है, इंतखाबात के ज़रिए है, लेकिन फिर उन इदारों को गैर मोतबर करते हुए, एक वो मीडिया का गला दबाता है, दो वो अदालतों के ऊपर अपनी हाकमियत खड़ी करता है, तीन कि वो अपने मुखालफिन को अपना मुखालफ नहीं, वो मुल्क का दुश्मन साबित करने की कोशिश करता है, और फिर तमाम जमहूरी और आइनी और सियासी रस्ते छोड़ के वो कौम को एक अजीब से ख्वाब दिखाता है, जबर के निज़ाम लेके आता है, जिसके आज शिकार कुर्सी से सब बैठे हैं। और फिर ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब अजीब व गरीब ज़हन रखते हैं। वो कभी सऊदी अरब की बादशाहत को ख्वाब लेके बैठ जाते हैं कि जी सऊदीया का निज़ाम बड़ा अच्छा है, ये सोचे बगैर कि वहाँ बड़ी जाबराना बादशाहत है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत है। भाई चलो, जितनी भी है जमहूरियत है। इसी तरह कभी कभी उनको ख्याल आता है कि ईरान में बड़ा आला निज़ाम है, ईरानी निज़ाम लाना चाहिए। फिर उनको ये भी याद नहीं रहता कि ईरान का निज़ाम हमसे बहुत मुख्तलिफ है, वो समाज हमसे बहुत मुख्तलिफ है। और ख़ास तौर पे वो पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जी देखें, हमारे यहाँ तो 5 साल की पॉलिसियाँ बनती हैं, चीन में तो 20-20 साल के मंसूबे होते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो ये सोचे बगैर कि चीन का निज़ाम क्या है, वहाँ की आवाम क्या है, वहाँ का माहौल और मिजाज क्या है, उस समाज का उनकी स्ट्रगल क्या है, आप ख्वाब वो देखें पाकिस्तान में खड़े होके। और इमरान खान साहब, हमने 5 साल में नहीं, हमने 1.5-1.5, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल की हुकूमतों में पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिए हैं। हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है। हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए दूर रस फैसले किए हैं। हमने 1.5-1.5, 2-2 साल की मुद्दतों में पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड अवाम की फलाह के लिए लेजिस्लेशंस की हैं। तो ये बात कि जी हमें 20 साल चाहिए, ये अनोखे लाडले के ख्वाब नहीं चलेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रह के बातें नहीं करते, वो हवा में बातें करते हैं। कभी उनको चाइना याद आता है, कभी सऊदी अरब याद आता है। चौधरी मंजूर साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबा सिंध हमारा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए? ये तो खैर अगर किसी ने कहा तो ये बड़ी नामुनासिब बात है। सारा मुल्क हमारा है, एक एक इंच हमारा है। हम सारे मुल्क के, हम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक़ के ज़ामन हैं। कोई कहे ना कहे, हम ज़ामन हैं, और हम सारे पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा भी करेंगे, एक एक इंच के मफाद को भी देखेंगे। और ये ख्याल, बस मैंने कहा ना कि वो बात करते हुए बाज़ औक़ात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। चौधरी साहब, उसकी गाड़ियों में आप कुत्तों को देख रहे हैं, ये कैसा तर्ज हुकूमत है? आप खुद फरमाइए, इसके मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत रहेगी? आपके सवाल में सारा कुछ है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि पीडीएम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करने वाली थी, उसमें भी थोड़ा सा डिले आ गया है। क्या आप नहीं समझते हैं कि जो पीडीएम अपनी पॉलिसीज तब्दील कर रही है, उससे हुकूमत को फ़ायदा पहुंच रहा है? नहीं, देखिए, कायरा साहब ने अभी कहा कि हमने थोड़ा डेट्स का पंजाब के अंदर बहुत धुंध थी, दिन सिर्फ 3-4 घंटे का था। अभी शेड्यूल आ गया, 5 को मुजफ्फराबाद, 9 को हैदराबाद, 13 को सियालकोट, 13 को खुजदार। ये पूरा जो फरवरी है उसका शेड्यूल आ गया है, और आगे भी इसी तरह होगा। 4 को फैसला होगा कि किस तरह से लॉन्ग मार्च की क्या डेट होती है, किस तरह से अदम इत्माद की तहरीक पे क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप देखेंगे चीज़ों को बिल्कुल उसके लॉजिकल एंड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हुकूमत तो दावा करती है कि जो माशी सूरत हाल हमने बहुत बेहतर कर दी है, स्टॉक एक्सचेंज को देखें, लेकिन अमली तौर पर जो जिस तरह की महंगाई है, गरीब आवाम पिस रही है, उसको आप किस निगाह से देखते हैं? क्या वो आदाद व शुमार दुरुस्त हैं या ये आदाद व शुमार? देखिए, आम आदमी जो होता है ना, उसकी 80% आमदन, जो 80 से 90%, वो 3-4 चीज़ों में जाती है। आटा, चीनी, घी, बिजली का बिल, गैस का बिल। अब देख लें, आप इन चीज़ों को देख लें। अगर आप आटे को देखें, 620 से जब ये आए थे, अब 1400 पे 20 किलो का थैला जो है वो मिल रहा है। अगर आप घी को देखें तो वो 140 से 150, 160 से उठाकर 240, 260 पे चला गया है, जो भी जिस मिकदार में था। चीनी 55 पर थी, 100 रुपये पे चली गई। पेट्रोल की कीमतें देखें, बिजली का बिल देखें, 8-9 रुपये एवरेज, 10 रुपये यूनिट था, अब 21-22 रुपये का यूनिट हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आम आदमी बराह रास्त इफ़ेक्ट होता है,
اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ نے تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو روزگار دیا نہیں گیا. ابھی یہ کر کیا رہے ہیں کہ ادارے بھی بیچ رہے ہیں, بیچ نہیں رہے بلکہ خرید رہے ہیں. انہوں نے اپنے لوگوں کو کھڑا کر کے ادارے خرید رہے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ 70,000 ملازمتیں جو ہیں اس کو نکالا نہیں جا رہا, وہ جابز ختم کر رہے ہیں. یہ IMF کا ایجنڈا ہے جس کو لے کر پینشنز ختم کر رہے ہیں. تو یہ کس طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ملک کو کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں. دوسری طرف ان کے سکینڈلز پہ سکینڈل آ رہے ہیں, کبھی آٹے کا, کبھی چینی کا, کبھی پیٹرول کا, کبھی LNG کا. اور ابھی یہ ابراج گروپ کا جو عارف نقوی وہاں پہ یہ کے الیکٹرک کا جو مالک تھا وہ گرفتار تھا یا اس بیل پہ تھا برطانیہ میں. اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا جو $1 ارب کی کرپشن جس پہ ہے, جس نے فراڈ کیا ہے. اب اس میں عمران خان جو ہے جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے کہا میرا پہلا سورس جو ہے وہ عمران خان ہے, دوسرا یہ جو صدر ہے علوی صاحب وہ ہیں. تو اس پہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں غور سے جو یہ ان کا الیکشن کمیشن میں کیس ہے اس کی طرف دیکھیں آپ. وہ ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے, اس سے پوری کہانی کھل جاتی ہے. اسی ایک کیس کے اندر منی لانڈرنگ بھی ہے, ایمبیزلمنٹ بھی ہے, کتنی خرابیاں ہیں جس کو یہ چلنے نہیں دے رہے تھے. تو یہ اب ان کا ٹائم آ گیا ہے, یہ اب مٹی نہیں ڈال سکتے. کبھی چینی کا کمیشن ڈالتا ہے مٹی, کبھی الیکشن کمیشن تو مٹی. اب براڈ شیٹ پہ یہ مٹی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نہیں ڈالے جا سکتے. ایک چھوٹی سی گزارش آخر میں یہ کر لوں, یہ جو ان کے اعداد و شمار کی باتیں ہیں نا, ان کے اعداد و شمار اپنی جگہ رکھیں. یہ عوام کھڑی ہے, ان کو اللہ اور رسول کی قسم دے کے پوچھیں کہ تمہاری زندگی میں بہتری آ گئی ہے تو اکانومی ٹھیک ہو گئی. ویسے ہی پوچھ لیں. تھینک یو سر, تھینک یو.